चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, इस चैप्टर में हमने अभी तक इसकी थियरी देखी थी कि जिसमें फाइनल अकाउंट बनाते वक्त तो कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं वो हमने समझा था। उन सब अकाउंट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो भी हमने समझा था। और आज आज से हम लोग उसके प्रैक्टिकल सम शुरू करें। जो फाइनल अकाउंट के टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन अब हम लोग शुरू करें, कि जिनमें आपकी फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, वहां से हम लोग शुरू करते हैं। अब जब हम लोग ये सम शुरू करेंगे ना, तो उससे पहले कुछ बातें बता दूं कि ये सम में शुरू करूं तो उसके साथ आप लोगों को एक टेक्स्ट बुक साथ में रखो, इसमें जिसमें आप क्वेश्चन देख सको। मैंने साथ में टेक्स्ट बुक रखी है, ये आप लोग भी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, और उसके साथ जो है वो नोटबुक भी रखो, कि जिसमें जो मैं बोल रहा हूँ ना वो नोटबुक में सम करते भी जाना। क्योंकि मैं यहाँ पे सम करूँगा बोर्ड पे, और इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे जब लिखूँगा तो हैंडराइटिंग काफ़ी छोटी होगी। तो इसीलिए आप लोग साथ में बुक में करते जाओगे ना तो क्लियर थोड़ा ज़्यादा होगा, बरोबर ना। तो हम लोग अब सम शुरू करते हैं। जैसे फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, कि उसमें दिया हुआ है कि ब्रह्मा एंड विष्णु दो पार्टनर्स हैं, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2 है। उनके साथ यहाँ पर ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, और इसके ऊपर से फाइनल अकाउंट हमें तैयार करना है। हर फाइनल अकाउंट के लिए ऐसा ही ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट होते हैं ना आपके पास, बरोबर ना। और सबसे पहली चीज़ जो इसमें ध्यान देनी है कि जब फाइनल अकाउंट तैयार करना है तो कौन कौन से अकाउंट्स हम लोग बनाएंगे। जनरली हम लोग ये सब अकाउंट बनाते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल एंड करंट अकाउंट, और आखिरी में बैलेंस शीट। ये सब चीज़ें जनरली तैयार करते हैं ना। लेकिन हर सम में पहले डिसाइड करना है कि ये 6 के 6 तैयार करने हैं, कि इनमें से कुछ नहीं करने हैं या और कुछ करना है हमें, बरोबर। ये सम देख कर पहले डिसाइड किया करो। कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो तो पहले एक क्वेश्चन पूरा रीड कर लिया करो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से अकाउंट तैयार करने हैं। जिनमें सबसे पहला पॉइंट ध्यान देना कि कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों अकाउंट तैयार करने हैं कि एक ही अकाउंट तैयार करना है। हमने फर्स्ट चैप्टर में इसकी मेथड सीखी थी कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड हो तो कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों होते हैं। अगर फ्लक्चुएशन मेथड है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट होते हैं, बरोबर ना। तो इस क्वेश्चन में भी हमें कौन सा अकाउंट तैयार करना है, या इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो उनमें भी ध्यान रखना। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लिया करो कि उसमें कोई मेथड लिखी हुई है क्या, कि फिक्स मेथड या फ्लक्चुएशन मेथड ऐसा लिखा हुआ है। जैसे इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ, और अगर नहीं लिखा हुआ हो तो ट्रायल बैलेंस एक बार ध्यान से देख लिया करो। ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट एक बार रीड कर लिया करो। कि ट्रायल बैलेंस में देखो कि उसमें खाली कैपिटल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है कि कैपिटल और करंट दोनों की इन्फॉर्मेशन है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, चलो डेबिट साइड में तो ड्राइंग है और क्रेडिट साइड में कैपिटल दिया हुआ है ना स्टार्टिंग में, सिर्फ कैपिटल। फिर पूरा देख लो कहीं पर भी करंट अकाउंट के बारे में है। एडजस्टमेंट एक बार रीड कर लो पांचों, कहीं पे भी करंट अकाउंट के बारे में कुछ लिखा हुआ है? कुछ नहीं। तो इसका मतलब इसमें करंट अकाउंट तैयार करना नहीं है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। कोई भी क्वेश्चन हो ना, पहले इतना रीड कर लेना कि कैपिटल और करंट दोनों तैयार करने के एक ही तैयार करना है। तो चलो, इसमें तो डिसाइड हो गया कि खाली कैपिटल तैयार करना है। अब दूसरी चीज़, कि कितनी बार कितने क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें स्टार्टिंग का ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसका डायरेक्ट बैलेंस होता है, तो इसके लिए वो अकाउंट तैयार नहीं करते, वो अकाउंट नहीं बनाते हम लोग। तो उसके लिए भी क्वेश्चन एक बार रीड कर लिया करो। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या है वो एक बार रीड कर लिया करो। कि जैसे देखो, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ना, तो क्रेडिट साइड में देखो, क्रेडिट साइड में आखिरी में दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट 97,250 दिया हुआ है ना, ट्रेडिंग अकाउंट। तो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ है। पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर आखिरी में उसको क्लोज करते हैं ना, तो वो क्लोज किया हुआ बैलेंस ही दिया हुआ है। तो अगर ऐसा बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है, वो बंद करके डायरेक्ट तैयार दे दिया है, बरोबर ना। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। तो बाकी इसमें कौन से बनेंगे? बाकी इस क्वेश्चन में होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, खाली करंट भी नहीं बनाना है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चार ही चीज़ें यहाँ पर तैयार करनी है, बरोबर। कोई भी क्वेश्चन शुरू करो ना तो पहले ये डिसाइड कर लिया करो कि कौन कौन से अकाउंट हमें तैयार करने हैं। अब जैसे चार चीज़ें तैयार करनी है तो वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखी है, कि जैसे कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ब्रह्मा एंड विष्णु ऑन 31/3/17, वही डेबिट क्रेडिट में पर्टिकुलर एन अमाउंट।
आपके एक पूरे पेज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले तैयार कर लेना पूरे पेज पे। फिर दूसरा बनाएंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ब्रह्मा विष्णु। उसमें भी वही डेबिट क्रेडिट में पर्टिकुलर एन अमाउंट, ये आधे पेज पे बनाना। अप्रोप्रिएशन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो आधे पेज पर ये बनाना और बाकी के आधे पेज पर कैपिटल अकाउंट बनाना कि कैपिटल अकाउंट ऑफ ब्रह्मा विष्णु, जिसमें डेबिट पे पर्टिकुलर और ब्रह्मा विष्णु दो नाम लिखेंगे उसमें, बरोबर ना। मैंने यहाँ पर ये छोटे छोटे बॉक्स रखे हैं, आप बरोबर लिखना जिसमें अमाउंट आ सके। फिर क्रेडिट में भी पर्टिकुलर एंड ब्रह्मा विष्णु, ये कैपिटल अकाउंट ना, ये आधे आधे पेज पर बना लेना। और उसके बाद दूसरे तीसरे पूरे पेज पर ये बैलेंस शीट बना लेना, बैलेंस शीट ऑफ ब्रह्मा विष्णु, जिसमें इस साइड कैपिटल एंड लायबिलिटी और इस साइड एसेट्स लिखेंगे। ठीक है, तो 3 पेज में ये तैयार कर लो, एक पेज में ये, एक पेज में ये दोनों और एक पेज में ये बैलेंस शीट, बराबर। ये पूरे तैयार हो जाएं तो उसके बाद मैं फिर सम शुरू करूं। ठीक है ना, आप भी अच्छी तरह से ड्रॉ कर लो उसे, तो उसके बाद मैं शुरू करूं। तो अब अगर ये हम लोग सम देखें ना, तो सम में सबसे पहले ध्यान दिया करो कि पहले एडजस्टमेंट क्लियर किया करो। इन क्वेश्चंस के सबसे पहले एडजस्टमेंट जो दिए हुए हैं ना वो क्लियर करो, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में जो जो लिखा हुआ है वो क्लियर करेंगे। तो जो एडजस्टमेंट क्लियर करे ना, तो एडजस्टमेंट में मैंने कल एक रूल बताया था कि एडजस्टमेंट की हमेशा 2 जगहों पर एंट्री करते हैं। एडजस्टमेंट में जो जो अमाउंट है ना उन सब की हमेशा 2 एंट्री होती है, बाकी जो ऊपर ट्रायल बैलेंस में जो कुछ भी दिया हुआ है उन सब की एक एक एंट्री ही होगी। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। और कौन सी चीज़ कहाँ एंट्री करनी है वो पहले क्वेश्चन में अच्छी तरह से समझना कि कौन सी चीज़ बैलेंस शीट में लिखते हैं, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा अप्रोप्रिएशन या कैपिटल में लिखते हैं। ये सब चीज़ें पहले क्वेश्चन में अच्छी तरह से समझ लेना, फिर आगे के क्वेश्चन में भी यही होगी। कल मैंने इसके रूल तो बताए थे कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाती है, लेकिन अब अच्छी तरह से एक बार उसे समझ लेना। ठीक है ना, तो देखो एडजस्टमेंट में शुरू करें। सबसे पहली चीज़, पहला एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है कि प्रोवाइड डेप्रिशिएशन 6% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑन फर्नीचर फिक्चर्स, कि मशीनरी पे 6% डेप्रिशिएशन देना है और फर्नीचर पे 20%। तो ठीक है, ये डेप्रिशिएशन हमें देना है मशीनरी फर्नीचर, तो एक एक करके लिखेंगे हम लोग। पहले मशीनरी की बात कर लें कि मशीनरी पे 6% डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन मतलब क्या, वो तो याद है ना कि जब हम मशीन पूरा साल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। वो जो कम होती हुई वैल्यू होती है उसे डेप्रिशिएशन कहते हैं ना हम लोग। ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू कम करके बतानी है, 6% कम करनी है वैल्यू। तो ऊपर ट्रायल बैलेंस में खाली लिखा हुआ हो ना मशीनरी पे 6% कम करनी है, तो ऊपर ट्रायल बैलेंस में एक बार चेक करते हैं कि भाई मशीनरी कहाँ पर दी गई है और कितनी दी गई है। तो ट्रायल बैलेंस में देखो डेबिट साइड पे दिया हुआ है मशीनरी, ऑफिस की, ऑफिस मशीनरी है। ऑफिस मशीनरी और फैक्ट्री मशीनरी अलग अलग होती है, बराबर। वो आगे सम आएंगे तो मैं मेंशन करवाऊंगा, इसमें तो चलो एक ही है ऑफिस की। तो मशीनरी दी गई है ऑफिस की 50,000 रुपीज़। इस 50,000 पे 6% कम करने हैं। तो सबसे पहले तो मशीन लिखेंगे कहाँ पर, इन सब में कहाँ पे लिखें मशीनरी। तो मशीन वो हमारी एसेट कहलाती है। मशीन क्या है, हमारी एसेट है, तो वो एसेट में लिखेंगे हम लोग, बराबर ना। मशीनरी एसेट होती है हमारी, तो एसेट में यहाँ पर लिखें हम लोग मशीनरी के, जिसमें लिखेंगे मशीनरी 50,000 की है, बराबर ना। 50,000 की मशीनरी है, जिस पे कैलकुलेशन करनी हो ना तो पहले इस अमाउंट के अंदर लिखते हैं कि उस पर कैलकुलेशन करनी है, फिर प्लस माइनस जो भी कैलकुलेशन करनी हो वो करने के बाद वहाँ पे फिर बाहर लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मशीनरी 50,000 की है और उसके ऊपर 6% हमें डेप्रिशिएशन गिनना है। तो इसका मतलब यहाँ पे गिनेंगे माइनस डेप्रिशिएशन 6%। 50,000 के 6% करो तो वो 3,000 होते हैं। 3,000, तो 50 में से 3,000 अगर माइनस करें तो बचेगा कितना, वो बचेगा 47,000, बराबर ना। कितना आएगा वो 47,000, कि मशीन की वैल्यू 3,000 रुपये कम हो गई। समझ आई ना बात, ऐसा ही हमेशा कैलकुलेशन करेंगे। और उसके बाद ये डेप्रिशिएशन की दूसरी एंट्री करते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है ना। ये तो एक एंट्री हो गई, इसकी दूसरी एंट्री चाहिए। और ध्यान देना दूसरी एंट्री सिर्फ डेप्रिशिएशन की होती है, ये मशीन या ये वैल्यू नहीं, जो हमने माइनस किया, जो कैलकुलेशन की उसी की सेकेंड एंट्री करते हैं। तो इसकी दूसरी एंट्री किस में करेंगे, एप्रोप्रिएशन, कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस किस में आएगी, तो इसकी दूसरी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस में।
एप्रोप्रिएशन में और कैपिटल में तो वो चीज़ें लिखते हैं जो पार्टनर के रिलेटेड हो, पार्टनर को कुछ देना हो या लेना हो, वो यहाँ पे आती है। ये तो बिजनेस का नुकसान है, तो बिजनेस का नुकसान तो यहीं पे ही लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। और डेप्रिशिएशन नुकसान है, वैल्यू कम हो जाती है ना, नुकसान है तो वो डेबिट साइड पे लिखते हैं, फायदा होता तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, बराबर ना। तो ये जो डेप्रिशिएशन है ना 3000 का, वो यहाँ डेबिट साइड पे बताएंगे हम लोग, मतलब ऐसे लिखेंगे, यहाँ डेबिट साइड पे हम लोग लिखेंगे एक लाइन ऊपर छोड़कर, हमेशा ऊपर एक लाइन छोड़ दिया करो, और यहाँ पे टू एंड बाय लिख देते हैं कि यहाँ पर टू करके लिखें कि टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, मशीन पे डेप्रिशिएशन 3000, ये तो डायरेक्ट अमाउंट में ही लिखेंगे, यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशन यहाँ कर दी ना, बराबर ना। ये हो गया पहला एडजस्टमेंट। उसके साथ पहले में ही दिया हुआ है अभी कि फर्नीचर पे भी 20% डेप्रिशिएशन गिनना है, तो जैसे मशीन पे गिना वैसे ही फर्नीचर पे भी गिने। तो अब फिर से ट्रायल बैलेंस में देखो फर्नीचर फिक्सचर कितने हैं, तो देखो फर्नीचर फिक्सचर दिए हुए हैं 5000 रुपीज़, ट्रायल बैलेंस में देखो डेबिट साइड पे ही है, फर्नीचर फिक्सचर 5000, उस पर 20% गिनना है हमें, तो वो भी यहीं पे ही आता है ना, फर्नीचर भी तो एसेट है ना हमारी। तो यहाँ पर जो मशीन लिखी एक लाइन छोड़कर लिखते हैं कि भाई वो क्लियर दिखे हमें, तो एक लाइन छोड़कर यहाँ पर लिखते हैं कि फिक्सचर फर्नीचर फिक्सचर मैंने शॉर्ट में लिखा वो कि 5000 रुपीज़, और उसमें से भी माइनस डेप्रिशिएशन करेंगे 20%, तो 5000 के 20% करो ना तो वो हो जाता है 1000, 1000 डेप्रिशिएशन, तो बाहर कितना आएगा, बाहर आएगा 4000 रुपीज़, बरोबर ना। और ये डेप्रिशिएशन की दूसरी एंट्री बताएंगे, वो भी यहीं पर ही, डेप्रिशिएशन भी नुकसान है वो यहीं पे ही लिखेंगे हम लोग, कितना 1000 जो नुकसान हुआ वही, ये अमाउंट नहीं लिखना, उसे दो बार मत लिखना, जो एडजस्टमेंट है वही। तो डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर फिक्सचर यहाँ पे लिखेंगे कि डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर फिक्सचर 1000 रुपीज़, बरोबर। ये पहला एडजस्टमेंट क्लियर हुआ कि उसमें दो चीज़ें काउंट करनी थी, हो गई ये दोनों काउंट। अब उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट, कि सेकेंड एडजस्टमेंट है रिटर्न ऑफ 500 फ्रॉम डेप्टर्स एज बेड डेप, कि भाई डेप्टर्स के ऊपर बेड डेप माइनस करनी है 500 रुपए की। तो पहले तो डेप्टर्स मतलब क्या पता है, डेप्टर्स मीन्स क्या, डेप्टर्स मतलब वो कहलाते हैं कि जिनको हमने सामान सेल किया है, जिसको भी हम सेल करते हैं ना, बेचते हैं ना उधार पे जिसको बेचते हैं वो हमारे डेप्टर्स हुए। तो मैंने उधार पे बेचा है और उनसे पैसे मिलने वाले हैं, बराबर ना, जो उनसे पैसे लेने हैं हमें वो डेप्टर्स, ठीक है। जिनको भी बेच रहे हो हम लोग वो हमारे डेप्टर्स होते हैं। और डेप्टर्स के ऊपर बेड डेप गिननी है हमें, क्या गिननी है डेप्टर्स पे, बेड डेप 500 रुपए की। तो बेड डेप क्या, बेड डेप मतलब होते हैं डूबे हुए पैसे, डूबे हुए पैसे, कि भाई ये पैसे अब मिलने वाले नहीं है। भाई मैंने किसी को सामान बेचा था 1000 रुपए का, लेकिन अब जो है वो उसने हाथ ऊपर कर दिए कि भले जो करना है करो, भाई 1000 में से मैं 500 ही दे पाऊंगा, बाकी नहीं दे पाऊंगा, आपको जो करना है करो। फिर भले हम लोग उसे मारें, उसके ऊपर केस कर दें, कुछ भी करें, 500 तो वापस मिलेंगे ही नहीं ना, वो तो डूब गए ना हमारे पैसे, बराबर ना। ये जो डूबे हुए पैसे होते हैं ना उसे हम लोग बेड डेप कहते हैं। तो यहाँ पे वही है कि डेप्टर्स के ऊपर 500 रुपए की बेड डेप गिननी है। तो पहले ट्रायल बैलेंस में ढूंढ लो डेप्टर्स कितने हैं, के ऊपर ट्रायल बैलेंस में देखो डेबिट में ही दिया हुआ है डेप्टर्स 40,000, इस 40,000 में से ये 500 रुपए का नुकसान कट करना है। तो डेप्टर्स कहाँ पे लिखते हैं, डेप्टर्स भी यहीं पे ही लिखते हैं एसेट साइड पे, एसेट पे ही, क्योंकि डेप्टर्स जिनसे पैसे लेने हैं, ये मैंने कल नोट करवाया था कि जिसको भी कुछ देना हो ना वो यहाँ लिखते हैं लायबिलिटी में, और जिससे भी कुछ लेना हो ना वो यहाँ लिखते हैं एसेट्स में। तो डेप्टर्स से लेने हैं वो यहाँ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिर से एक लाइन छोड़कर कि यहाँ पर ये डेप्टर्स 40,000 के डेप्टर्स हैं, और उसमें से माइनस बेड डेप करेंगे, बेड डेप उसमें से माइनस करेंगे, कितनी माइनस करनी है 500, 500 रुपए का नुकसान। तो अब बाकी बचे यहाँ पर 39,500, है ना। कैलकुलेशन पहले अंदर करेंगे फिर वो माइनस करके अमाउंट बाहर लिखेंगे 39,500। और ये जो 500 रुपए हैं उसकी दूसरी एंट्री बतानी है, तो उसकी भी दूसरी एंट्री कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में, अभी एप्रोप्रिएशन में नहीं। जब लिखा हो ना पार्टनर के रिलेटेड कुछ लिखा हो तो इन दोनों में लिखेंगे,
बाकी सब नुकसान या फायदा हो तो यहीं पे ही लिखते हैं। ये 500 रुपए का नुकसान है, वो नुकसान यहाँ पे लिखेंगे ना। लेकिन अब दूसरी बात, अब यहाँ पर पॉइंट नोट करना, ये पहला क्वेश्चन है, मैं बहुत सारे पॉइंट्स नोट करवाऊंगा, ध्यान रखना ये। अब जैसे बेड डेप की हम दूसरी एंट्री कर रहे हैं ना, तो पहले इस बेड डेप के लिए खास पहले क्वेश्चन में चेक कर लिया करो कि कहीं पे बेड डेप दिया हुआ है क्या, कि कहीं पे ऑलरेडी बेड डेप है क्या। तो आपके देखो डेबिट साइड पे ऑलरेडी एक बेड डेप दिया हुआ है 1200 रुपए का, बेड डेप्स 1200 रुपीज दिए हुए हैं ना। इसका मतलब 1200 रुपए पहले ही डूबे हुए हैं, ये 500 रुपए और भी डूब गए। तो जो ऑलरेडी दिए हुए हो ना अगर ऐसा, तो उसमें ये चीज़ प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये जो डेप्रिशिएशन यहाँ पे गिना, वो डेप्रिशिएशन ऐसा कुछ भी नहीं था कि ऑलरेडी दिया हुआ हो, नहीं तो उसमें भी काउंट करते। ये बेड डेप 500 रुपए का है और दूसरे 1200 रुपए और भी दिए हुए हैं, तो मतलब वो 1200 रुपए पहले ही डूबे हुए हैं, ये 500 और उसमें प्लस करने हैं। ठीक है ना, तो उसकी और इसकी साथ में एंट्री करेंगे। ये बेड डेप जब भी ऐसा हो तो इसे नोट करना, ऐसा ही लिखेंगे हम लोग, आगे भी समाएंगे तब भी मैं आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, तो कैसे लिखना है समझो। बेड डेप नुकसान है, नुकसान है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही लिखेंगे, डेबिट साइड पे ही लिखेंगे। लेकिन ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर बेड डेप पहले अंदर लिखेंगे 1200 रुपये, पहले ऑलरेडी 1200 रुपये का बेड डेप है, और प्लस प्लस ये 500 रुपये और भी डूब गए, बराबर ना। जो 1200 ऑलरेडी था और 500 रुपये और डूब गए, तो अब टोटल बेड डेप हो गया 1700 रुपये का, 1700 का टोटल बेड डेप हो गया। समझ आई बात है, टोटल ये हो गया ना 1700 का। ठीक है, ये ध्यान रखना है एडजस्टमेंट। तो ऐसे देखो इन 500 रुपये की दो एंट्री हो गई, जो हमें एडजस्टमेंट में 500 रुपये उसी की दो एंट्री कर दें, बाकी किसी की नहीं। ठीक है, ये सेकेंड एडजस्टमेंट क्लियर हुआ। अब थर्ड एडजस्टमेंट देखें, तो थर्ड में दिया हुआ है एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड 4000 पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु रिस्पेक्टिवली। ये देखो दिया हुआ है पार्टनर के लिए कि ब्रह्मा विष्णु दोनों पार्टनर हैं, उनको 5000 और 4000 की सैलरी देनी है हमें। ठीक है, तो अब पार्टनर को देना है ना, तो इन दोनों में लिखेंगे, एप्रोप्रिएशन में और कैपिटल अकाउंट में, इन दोनों में अब आएगा कि पार्टनर को देना है। तो सबसे पहले अगर एप्रोप्रिएशन में देखें, तो कुछ भी देना हो पार्टनर को तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट या क्रेडिट। ये मैंने कल के वीडियोस में, आगे के वीडियोस में भी बताया था कि वॉट एवर गिवन टू पार्टनर, जो कुछ भी पार्टनर को देना है तो वो यहाँ डेबिट में लिखते हैं, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, और कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं। जो कुछ भी देना हो तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, दो एंट्री करेंगे ना, एडजस्टमेंट है तो पहले अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखें। यहाँ पर भी ऊपर टू एंड बाय तो लिख ही देते हैं कि भले कैपिटल हो या कोई भी अकाउंट हो। बैलेंस शीट में ये नहीं लिखते क्योंकि बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, वो शीट है, इसलिए उसमें ये टू बाय ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर एक लाइन छोड़ देंगे, हमेशा हमेशा एक लाइन छोड़ देंगे सब में। फिर शुरू करेंगे यहाँ पर कि भाई यहाँ पर सैलरी दी हमने, सैलरी दी है, किसको सैलरी दी है, तो ब्रह्मा एंड विष्णु, इन दोनों को, कि ब्रह्मा को 5000 की सैलरी, विष्णु को 4000 की सैलरी, तो टोटल सैलरी दी मिलाकर 9000 की। ऐसे लिखेंगे ना, दोनों को सैलरी देनी है, एक को ही सैलरी देनी होती तो सीधा बाहर लिख देते, दोनों को देनी है तो टोटल बाई 9000 की सैलरी। और इसकी दूसरी एंट्री होती है यहाँ क्रेडिट में, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड पे भी एक लाइन छोड़कर यहाँ पर लिखेंगे कि सैलरी, सैलरी यहाँ पर देंगे, ये ब्रह्मा को 5000 एंड विष्णु को 4000 रुपीज़, बराबर। ये सैलरी हो गई दोनों की, ये हुआ ना थर्ड वाला एडजस्टमेंट, बराबर ना। अब ये जो एडजस्टमेंट हुआ तो उसके बाद फोर्थ वाला एडजस्टमेंट देखें। अब उसमें दिया हुआ है कमीशन ₹500 इज रिसीवेबल, 500 रुपये की कमीशन रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है, 500 रुपये की कमीशन मिलना बाकी है। तो जब भी ऐसा एडजस्टमेंट हो तो पहले ऊपर चेक कर लो कि ऑलरेडी कोई कमीशन दी गई है क्या। तो देखो क्रेडिट साइड पे है कमीशन 2500 रुपये की, है ना, 2500 रुपये की कमीशन क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है ना, इसका मतलब वो इनकम है, वो मिल रही है। क्रेडिट पे कुछ भी हो मतलब इनकम होती है, वो मिल रही है हमें। अगर डेबिट में ये दिया हुआ होता कमीशन, तो इसका मतलब वो एक्सपेंस है, हम दे रहे होते कमीशन। ठीक है, तो क्रेडिट में है मतलब कमीशन मिल रही है, 2500 रुपये की कमीशन है, और 500 रुपये और भी मिलेगी, जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ ना 500 रुपये और भी मिलेगी। तो ये कमीशन कहाँ पे लिखते हैं,
कमीशन लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे, इनकम है ना, ये मिल रही है, इनकम है ना, तो क्रेडिट पे लिखेंगे। तो देखो क्रेडिट में कैसे लिखेंगे, ऊपर एक लाइन छोड़कर यहाँ पर लिखेंगे कि कमीशन 2500 ऑलरेडी है, 2500 रुपये है, और प्लस प्लस आउटस्टैंडिंग लिखेंगे, ओ एस। ओ एस मतलब आउटस्टैंडिंग, जो मिलना है, बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी, 500 रुपये की बाकी है जो मिलेगी। तो टोटल कमीशन कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 3000 रुपीज़ की कमीशन, बराबर। ये कमीशन हो गई ना टोटल 3000 की। और इसकी दूसरी एंट्री करते हैं, जो 500 रुपये की बाकी है, जो एडजस्टमेंट है, उसकी दूसरी एंट्री। तो उसकी दूसरी एंट्री कहाँ करेंगे, बैलेंस शीट में, बराबर ना। इनमें तो नहीं ना, इनमें तो खाली पार्टनर की एंट्री करते हैं। ये कमीशन की दूसरी एंट्री यहाँ पे है, और ये मिल रही है ना कमीशन, तो जो कुछ भी मिलना हो, मिलना बाकी हो, तो यहाँ लिखते हैं एसेट्स में, जो कुछ भी देना हो तो वो यहाँ लिखते हैं। तो कमीशन मिलने वाली है तो उसे यहाँ पे लिखेंगे 500 रुपये, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसे एक लाइन छोड़कर भले लिखें कि आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन बाहर लिखेंगे 500 रुपीज़, कि 500 रुपये की कमीशन मिलना बाकी है, बराबर। ये हो गई ना कमीशन वाला एडजस्टमेंट, ध्यान आया ना। अब उसके बाद फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट है, उसमें दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000, 3000 की सैलरी भी बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, सैलरी मतलब देना बाकी होगा हमारा। तो ऊपर देखो सैलरी भी दी गई होगी, ट्रायल बैलेंस में सैलरी दी गई है 7500 की, 7500 की सैलरी है, और 3000 और भी देना बाकी है। तो ये सैलरी कहाँ पर लिखते हैं, सैलरी लिखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे लिखेंगे सैलरी 7500 है, और 3000 और भी देंगे। तो देखो उसको ऐसे लिखते हैं, ये नुकसान है हमारा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो यहाँ लिखते हैं डेबिट में, वो इनकम थी कमीशन इसलिए यहाँ लिखा, ये चीज़ें याद रखना। तो यहाँ पर इसके एक लाइन छोड़कर लिखेंगे कि सैलरी, सैलरी 7500 है, और प्लस प्लस ओ एस मतलब आउटस्टैंडिंग 3000, 3000 और भी देनी है। तो टोटल सैलरी हो गई हमारी 10500 की, 10,500 की टोटल सैलरी। और ये जो सैलरी है उसकी दूसरी एंट्री यहाँ पर करते हैं बैलेंस शीट में, बराबर। और सैलरी देना बाकी है, देना बाकी है मतलब यहाँ लायबिलिटी में लिखेंगे, बराबर। जो कुछ भी लेना हो अगर तो यहाँ पे, जो कुछ भी देना हो तो यहाँ पे लायबिलिटी में। अब जब लायबिलिटी में लिखो ना, इस साइड जब हम शुरू करें तो एक चीज़ ध्यान दिया करो, यहाँ कैपिटल लायबिलिटी लिखते हैं, कैपिटल लायबिलिटी। तो इसके ना दो पार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ऊपर, ऊपर भले पहली लाइन में लिख दो इसमें कैपिटल, और उस कैपिटल में 4-5 लाइन छोड़ देते हैं, 3-4-5 लाइन छोड़ देंगे उसमें, कि भाई आखिरी में जब कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे ना, तो वो कैपिटल अकाउंट बंद करके यहाँ पे लेके आएंगे आखिरी में, वो लास्ट में। इसलिए ऊपर 4-5 लाइन छोड़ दो, और उसके बाद फिर यहाँ पर शुरू करते हैं लायबिलिटीज़। यहाँ पर लिखते हैं लायबिलिटीज़, और इन लायबिलिटीज़ में सब ये लायबिलिटीज़ लिखेंगे। जैसे कि ये था हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी देना बाकी है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर 4-5 लाइन छोड़कर, बरोबर ना। ये ध्यान देना, ये हेडिंग नहीं लगाओ तो भी एक बार चलेगा, पर याद रखने के लिए मैं हेडिंग बता रहा हूँ। बाकी ऊपर 4-5 लाइन छोड़कर फिर आगे सब नाम शुरू किया करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे, जो देना बाकी है, तो लिखें आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना देना बाकी था, तो 3000 रुपीज़, बरोबर। ये हो गई ना सैलरी, समझ आई ना बात है। तो देखो ये हमारे पांचों एडजस्टमेंट क्लियर हो गए, जो हमारे 5 एडजस्टमेंट थे वो सभी क्लियर हो गए। अब क्या करें, अब जो ऊपर ट्रायल बैलेंस है ना, उनकी एंट्री करते जाएं। और ट्रायल बैलेंस में इजी, कि जो ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज़ें दी गई है उन सब की एक एक एंट्री करते जाएंगे, तो डायरेक्टली यहाँ पे सब एंट्रीज होती जाएगी, बराबर ना। तो अब जो ट्रायल बैलेंस की हम लोग अमाउंट लिखते जाए ना, तो सबसे पहले डेबिट में जो जो दिया हुआ है ना, वो डेबिट की चीज़ें लिखते जाएं, ठीक है ना। डेबिट वाली सब चीज़ें एक एक बार लिखते जाएंगे, उसके बाद क्रेडिट वाली सब चीज़ें लिखते जाएंगे, बराबर ना। इन सब की एक एक एंट्री, और जो चीज़ें लिख दी है हमने वो दूसरी बार नहीं लिखेंगे, बराबर ना, वो दूसरी बार नहीं। अब जैसे डेबिट में सबसे पहले दिया हुआ है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स दी गई है ब्रह्मा की 5000, विष्णु की 5000, तो ये ड्राइंग्स कहाँ पर लिखते हैं, ये हमने उस दिन बताया था कि ड्राइंग्स से यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाता है ड्राइंग्स,
ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट में डेबिट में लिखते हैं ड्राइंग्स, ये 5000 एंड 5000 दोनों की है, बराबर। तो ध्यान देना इनकी एक ही एंट्री, वो यहाँ नहीं लिखेंगे अप्रोप्रिएशन में, समझना, उसकी दूसरी एंट्री नहीं, ये सब एक एक एंट्री ही करनी है। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएं, वहाँ पर लिख दें हम लोग ये ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स में ये ब्रह्मा में 5000 एंड विष्णु में 5000, ये दोनों में 5,000 हमने लिख दिए, बराबर। इन सब की एक एक एंट्री ही। अब उसके बाद दिया हुआ है लीज होल्ड बिल्डिंग फ्रॉम 1416 फॉर 10 ईयर्स 60,000। अब यहाँ एक और चीज सुनो बेटा, कि भले मैंने बोला कि भाई जो भी इसमें ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ उन सब की एक एक एंट्री करते हैं, लेकिन इस सम का एक्सेप्शन, कि अगर ट्रायल बैलेंस में ऐसी कोई चीज़ दी गई है जो कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में है कि फ्रॉम 146 फॉर 10 ईयर्स, ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये ब्रैकेट मीन्स एक तरह का हिडन एडजस्टमेंट है। ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और जिसके ऊपर भी कैलकुलेशन करनी पड़े, जिसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो उसकी हमेशा दो जगह पर एंट्री करते हैं। तो मतलब ये एक तरह का हिडन एडजस्टमेंट है, इन चीज़ों की खाली दो एंट्रीज होगी, बाकी सबकी एक एक एंट्री करेंगे, लेकिन जो अगर ऐसा ब्रैकेट में हो ना तो उनकी दो एंट्रीज करेंगे, ये चीज़ खास याद रखना, ठीक है। वो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं वो अलग से, वो जो है वो मेन एडजस्टमेंट कहलाते हैं, जो नीचे 5 दिए हुए थे, लेकिन ये वाला एक हिडन एडजस्टमेंट कहलाता है, तो इसलिए ये ध्यान रखना, बरोबर। तो अब ये हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है लीज होल्ड बिल्डिंग का, तो पहले तो समझे लीज होल्ड बिल्डिंग मतलब क्या और लीज मतलब क्या। लीज मतलब कहलाता है कि भाई रेंट, रेंट पे ली हुई बिल्डिंग, तो उसे नॉर्मल रेंट क्यों नहीं लिखते, वो इसीलिए नहीं लिखते क्योंकि लीज मतलब ये कहलाता है कि जब हमने बिल्डिंग किसी से ली हो और उसे कुछ साल का रेंट एडवांस में दे दिया हो, तो वो एक तरह की लीज कहलाती है। कि सपोज मैंने किसी से बिल्डिंग ली है या कोई भी ज़मीन कोई घर लिया है, और उस घर का 10 साल का भाड़ा रेंट मैंने एडवांस में दे दिया, तो वो उसे रेंट नहीं कहते, वो उसे लीज कहते हैं। जनरली रेंट हम लोग हर महीने महीने देते हैं ना, कि हर महीने की पहली तारीख को मैंने रेंट दे दिया, जनरली ऐसा होता है, बरोबर। लेकिन जब रेंट जो है वो एडवांस में दे दिया हो, और वो भी एक साल का नहीं, 5, 10, 15 साल का जो है वो एडवांस में रेंट दे दिया हो पूरा, तो उसे लीज कहते हैं, बरोबर। कि जिससे अब मैंने 10 साल का रेंट दे दिया, तो वो जो मालिक है वो 10 साल तक अब मुझे कुछ नहीं कह सकता, बरोबर ना। ये लीज कहलाए, तो ये भी है लीज होल्ड बिल्डिंग, लिखा हुआ है फ्रॉम 1416 10 ईयर्स, कि 10 साल के लिए लीज पे बिल्डिंग ली है जिसकी अमाउंट है 60,000, मतलब 10 साल का रेंट 60,000 रुपीज़ एडवांस में दे दिया है, बरोबर। जिसमें से हमें यहाँ पे क्या काउंट गेन करनी है, तो ये तो 10 साल का रेंट है 60,000, हमें तो एक साल का ही रेंट बताना है ना, क्योंकि ये जो फाइनल अकाउंट लिख रहे हैं, ये फाइनल अकाउंट तो एक साल का ही है ना, हमें तो एक साल का ही प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। तो इस 60,000 में से एक साल का रेंट कितना, वो हमें खाली बताना है, ठीक है। तो 60,000 पूरे 10 ईयर्स का है, तो 1 ईयर का कितना हुआ, 6,000 हुआ, सीधा है ना, 60,000 डिवाइड बाई 10, 6,000, 6,000 रुपये हुआ एक साल का, वो एक साल का रेंट हमें बताना है, ठीक है। तो वो लिखेंगे कहाँ पर, देखो लीज होल्ड बिल्डिंग है तो बिल्डिंग ही, बिल्डिंग मतलब एसेट कहलाती है, तो इसलिए ये भी कहाँ पे लिखेंगे, एसेट में लिखेंगे हम लोग, बरोबर। वो यहाँ पे लिखेंगे, एसेट साइड पे लिखेंगे कि लीज होल्ड, एल एच में लिख रहा हूँ, लीज होल्ड बिल्डिंग जो है 60,000 की, पहले अंदर लिखेंगे 60,000, और उसमें से माइनस करेंगे रिटर्न ऑफ, डब्ल्यू ओ मतलब रिटर्न ऑफ, उसमें से माइनस करना, हटाना, एक साल का भाड़ा हटा दो उसमें, इस साल एक भाड़ा हट गया ना, तो कितना हुआ एक साल का, 6,000 रुपये। 60,000 डिवाइड बाई 10 करो तो 6,000 इसमें से माइनस करेंगे, तो बाकी कितना बचेगा 54, ये 54,000 एडवांस में है, ये एडवांस में है, एक तरह का प्री पेड एक्सपेंस, एडवांस में दिया हुआ खर्चा, वो सब चीज़ें एसेट में ही लिखते हैं हम लोग। तो 60,000 टोटल हमने लीज पे लिया था, 6,000 का भाड़ा कट हुआ, बाकी 54 एडवांस में है, ठीक है। और ये जो 6,000 है ना, उसकी दूसरी एंट्री करनी पड़ती है, ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसलिए दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में, बराबर, क्योंकि ये भी रेंट एक तरह का तो एक्सपेंस ही है ना, एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, यहाँ पे लिखा जाएगा रिटर्न ऑफ, डब्ल्यू ओ
लीज होल्ड बिल्डिंग, शॉर्ट में लिखा रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग, कितना उसमें, तो 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपये उसके, बराबर। ये क्लियर हो गया। ध्यान देना, जो भी हिडन एडजस्टमेंट हो तो उनकी दो दो एंट्रीज करेंगे, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद एंट्रीज करते जाएं। उसके बाद जैसे मशीनरी है, तो मशीनरी तो हमने लिख दी थी पहले ही, ऑफिस वाली मशीनरी लिख दी थी, बरोबर ना। या तो ऐसे किया करो कि जो जो लिख दो ना पहले, तो उसे पेंसिल से टिक कर दिया करो कि हाँ ये एंट्री लिख दी, ये भी लिख दी, तो उसे दूसरी बार नहीं लिखेंगे। तो ये मशीनरी लिख दी थी। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड वो नहीं लिखा था, वो लिखेंगे हम लोग। तो डिस्काउंट अलाउड वो कहाँ लिखेंगे, अलाउड का मतलब डिस्काउंट हमने दिया, कोई हमसे सामान खरीदने आया उसको हमने डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट देना मतलब एक तरह का एक्सपेंस है, खर्चा ही हुआ ना। 100 की चीज़ मैंने उसे 90 में दी, तो 10 रुपये तो मेरे ही खर्चे हुए ना, बराबर ना। तो डिस्काउंट अलाउड एक तरह का एक्सपेंस है या लॉस है, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं कि डिस्काउंट अलाउड कितना है, 350 रुपीज़, तो प्रॉफिट एंड लॉस में उसे लिखा जाएगा, बराबर। और इसकी एक ही एंट्री, इस पर कोई काउंटिंग नहीं करनी है, तो उसकी दो एंट्री नहीं करेंगे, यहीं पे ही लिखेंगे कि डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना, 350 रुपीज़, बराबर। लॉस है इसलिए वहाँ पे लिखा। उसके बाद डेप्टर्स, तो डेप्टर्स लिख दिए थे, यहाँ पे लिखा था ना, काउंटिंग की थी। डेप्टर्स के बाद कैरेज आउटवर्ड, ये बाकी है लिखना, जो बाकी है वो लिखेंगे ना। कैरेज, कैरेज का मतलब क्या रहता है, गाड़ी भाड़ा। कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है कि कोई सेल करते वक्त, सामान बेचते वक्त जो गाड़ी भाड़ा देना पड़ता है। भाई मुझे किसी को होम डिलीवरी करनी है सामान, तो उसको घर तक मैं सामान देकर आऊँगा, और गाड़ी का भाड़ा कितनी बार मुझे ही देना पड़ता है, वो कस्टमर नहीं देगा, ठीक है। तो वो कैरेज आउटवर्ड होता है, कितना है, 1200 रुपीज़। ये भी एक्सपेंस है, तो उसे भी यहीं पे ही लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो यहाँ पे लिखा जाए उसे कि कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड 1200 या 1200 रुपीज़, ये हो गया कैरेज आउटवर्ड। उसके बाद दिया हुआ है फर्नीचर फिक्चर्स, वो हमने लिख दिया था फर्नीचर फिक्चर। उसके बाद है सैलरी, वो सैलरी भी लिख दी, सैलरी भी यहाँ पे लिखी थी ना, 3,000 और बाकी थी वो भी। फिर बेड डेब, बेड डेब भी लिख दिया था, जो लिख दिया उसे नहीं लिखेंगे। फिर बिल रिसीवेबल, ये लिखेंगे हम लोग, बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल मतलब क्या, बिल रिसीवेबल मतलब जिनसे हमें पैसे लेना बाकी है, जिन्होंने वादा किया था हमें कि भाई हम तुम्हें पैसे देंगे और हमें उनसे पैसे लेना बाकी है, रिसीव करने हैं, वो रिसीवेबल। तो जिनसे भी पैसे लेना बाकी हो ना, वो यहाँ लिखते हैं, उसे यहाँ नहीं लिखते, वो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे कुछ भी लेना बाकी है तो एसेट में, देना होता ना, बिल्स पेएबल होता, देना होता, तो यहाँ पे लिखते हैं। तो जो है बिल रिसीवेबल 20,000 का, वो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखें बिल्स रिसीवेबल, कितना लिखेंगे, 20,000 रुपीज़, ठीक है। ये बिल रिसीवेबल हो गया। अब उसके बाद है ट्रेडिंग एक्सपेंस 5,900 के, ट्रेडिंग एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंस ही है, नाम ही दिया हुआ एक्सपेंस, खर्चा। तो एक्सपेंस कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, एक्सपेंस के लिए तो यही बना हुआ है ना। तो ट्रेडिंग एक्सपेंस 5,900 के हैं, तो वो यहाँ पर लिख दें कि ट्रेडिंग एक्सपेंस 5,900, ठीक है ना। हर सब में यही ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखोगे, वो सही होनी चाहिए एंट्री आपकी। कि अगर आपने सही एंट्री भी कर दी ना, तो भी 11 में से आपके 6 से 7 मार्क इसमें कवर हो जाते हैं कि आपने सब चीज़ें सही जगह पे लिखी है, बराबर। काउंटिंग में चलो एक बार मिस्टेक हुई तो उसके कुछ मार्क्स कटेंगे, कटेंगे तो सही, पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले। लेकिन अगर एंट्री सही जगह पे होगी ना, तो उसके भी आपको आधे आधे मार्क्स मिल जाएंगे। 11 मार्क का सम है, 6-7 मार्क तो इसमें कवर हो जाते हैं। तो इसलिए कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है वो पहले अच्छी तरह से क्लियर करना। तो अब जैसे ट्रेडिंग एक्सपेंस हुआ, फिर है कैश बैलेंस। तो कैश कहाँ पर लिखते हैं बेटा, कैश हमारा एसेट होता है। कैश क्या होता है, हमारा एसेट। तो वो कैश हमेशा एसेट में लिखेंगे, कोई भी सम क्यों ना हो, ये याद ही रखना। कैश यहीं पे ही लिखा जाता है। कितना दिया हुआ है कैश, 6,000 रुपीज़, तो कैश यहाँ पर लिखेंगे, कैश 6,000 रुपीज़ दिया हुआ है, वो यहाँ एसेट में, बराबर। अब कैश के बाद है स्टॉक, स्टॉक ब्रैकेट में दिया हुआ है 31,317। अब ये भी एक खास नोट कर लो कि यहाँ स्टॉक में जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, ये हिडन एडजस्टमेंट नहीं है,
बाकी कुछ ब्रैकेट में दिया हो तो हिडन एडजस्टमेंट होता है, ये नहीं है हिडन एडजस्टमेंट। ये खाली डेट दी गई है स्टॉक बताने के लिए कि ओपनिंग स्टॉक है कि क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, बराबर ना, वो तो यहाँ बना ही नहीं। और क्लोजिंग स्टॉक ये जो दिया हुआ है, जैसे देखो डेट दी गई है 31/3 मतलब मार्च एंडिंग, मार्च एंडिंग मतलब क्लोजिंग स्टॉक हुआ ना, आखिरी तारीख। अब क्लोजिंग स्टॉक में भी ये एक नोट कर लो या याद रखो कि जब क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ हो ना, नीचे जो एडजस्टमेंट लिखे हुए हैं, अगर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक लिखा होता ना तो उसकी दो एंट्री करते, दो जगह एंट्री करते। कौन सी दो जगह? एक ट्रेडिंग अकाउंट में, वो यहाँ बना हुआ नहीं है लेकिन एक ट्रेडिंग अकाउंट में, और एक बैलेंस शीट में एसेट्स में। स्टॉक हमारी एसेट कहलाता है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में होता तो दो जगह पर लिखते, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक यहाँ एसेट में। लेकिन अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में ही दिया हुआ है तो एक ही एंट्री करेंगे, सबकी एक एक एंट्री की ना हमने, तो इसकी भी एक ही एंट्री करेंगे। और अगर एक एंट्री करनी हो ना क्लोजिंग स्टॉक की तो वो यहाँ बैलेंस शीट के एसेट में करते हैं, वो ट्रायल बैलेंस में एक एंट्री करते नहीं है, बरोबर ना। अगर एक ही एंट्री करनी है क्लोजिंग स्टॉक की तो याद रखना बैलेंस शीट के एसेट में करेंगे। तो यहाँ पे लिख दें कितना है क्लोजिंग स्टॉक 73,000 का, तो यहाँ पे लिख दें हम लोग एसेट में क्लोजिंग स्टॉक 73,000, 73,000 का ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, बरोबर। ये डेबिट की सब चीज़ें हो गई। अब क्या करें, अब क्रेडिट साइड की चीज़ें लिखें हम लोग। तो अब जो क्रेडिट साइड का देखें ना, तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट ब्रह्मा एंड विष्णु का 55 एंड 45,000। तो एक कैपिटल अकाउंट कहाँ पर लिखेंगे, नाम ही है कैपिटल अकाउंट तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में ही लिखेंगे। ये जो बैलेंस है ना वो हमारा शुरुआत का बैलेंस है इनका, तो इसलिए वो क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिखते हैं। ऊपर जो एक लाइन छोड़ी हमने, ये उनका स्टार्टिंग का बैलेंस है 55 एंड 45, बरोबर। तो जो ये ट्रेड कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है वो कैपिटल अकाउंट यहाँ क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ध्यान देना उसमें भी क्रेडिट में है, यहाँ पे भी क्रेडिट में ही लिखेंगे, ये नोट कर लेना। तो यहाँ स्टार्टिंग में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, कि जो बैलेंस लेकर आए, शुरुआत का बैलेंस जो था कितना 55 एंड 45,000, तो ब्रह्मा में 55,000 एंड विष्णु में 45,000, बरोबर। ये बैलेंस हो गया उनका। उसके बाद दिया हुआ है लोन ऑफ ब्रह्मा फ्रॉम 1716 50,000 रुपीज। अब यहाँ पर नोट करो एक दूसरी चीज, बरोबर, खास दूसरी चीज नोट करो कि अब लोन की एंट्री कैसे करनी है। ये लोन ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा पार्टनर है, मतलब ये पार्टनर की लोन दी गई है। तो पहली चीज, सबसे पहली चीज याद रखो, किसी की भी लोन हो ना तो वो यहाँ तो नहीं लिखते, भले पार्टनर की लोन है ना, ब्रह्मा पार्टनर है, भले पार्टनर की लोन है, लेकिन पार्टनर की लोन एप्रोप्रिएशन या कैपिटल में नहीं लिखेंगे। कोई भी तरह की लोन हो ना, पार्टनर की, बैंक की, कोई दूसरे पर्सन से लिया या कुछ भी, कोई भी लोन हमेशा लायबिलिटीज में लिखते हैं, ये चीज़ याद कर लेना। और लोन की एंट्री हमेशा कैसे करते हैं, लोन की तीन एंट्रीज होती है, तीन एंट्रीज होती है उसकी, तो वो तीनों एंट्री कैसे करते हैं वो याद रख लेना, बरोबर ना। कोई भी अब सब में लोन आए मतलब यही तीन जगह पर एंट्री करेंगे। सबसे पहला कि जो पूरी लोन दी गई है ना 50,000 की, 50,000 की लोन है, लोन मतलब हमने किसी से 50,000 लिए हैं, तो वो 50,000 ऑन द स्पॉट तो देंगे नहीं, उसको शायद 3 साल 4 साल 5 साल बाद देने वाले हैं हम लोग। तो पहले तो ये पूरे ही 50,000 हमारी लायबिलिटी, जवाबदारी होती है कि ये हमें चुकाने हैं, भले 4 साल बाद। तो इसलिए सबसे पहले जो पूरी लोन की अमाउंट है ना, लोन ऑफ ब्रह्मा 50,000 रुपीज़, वो पूरी अमाउंट पहले बाहर लिख देते हैं, कैलकुलेशन कुछ नहीं, पूरी अमाउंट यहाँ पर 50,000 की। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे कि लोन ऑफ ब्रह्मा, के ब्रह्मा की लोन कितनी है 50,000, ये पहली एंट्री। ध्यान देना हर सम में ऐसे ही, पहले तो पूरी लोन यहाँ पर लिख देंगे और फिर इसके ही साथ इसके ही नीचे अलग से वो लिखेंगे इसके ऊपर इंटरेस्ट, कि लोन है तो लोन का ब्याज तो चुकाना पड़ता है ना हमें, बरोबर ना। ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ ना वो ब्रैकेट में हिडन एडजस्टमेंट होता है, ये हिडन एडजस्टमेंट है इसका भी। अब सबसे पहले लोन का ब्याज देना है तो कितने परसेंटेज इंटरेस्ट देना है, वो परसेंटेज कुछ लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हुए, बरोबर। तो परसेंटेज अगर लिखे हुए हो क्वेश्चन में तो ठीक है, अगर लिखा हो 10% इंटरेस्ट देना है तो 50,000 के 10% गिनेंगे। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर फर्स्ट चैप्टर में मैंने इसका रूल याद करवाया था
पहला चैप्टर हमने देखा था, उसमें रूल याद करवाया था कि अगर लोन के ऊपर इंटरेस्ट न होना तो भी 6% का इंटरेस्ट देते हैं। पार्टनर की लोन है, ये ब्रह्मा पार्टनर की लोन है और उसके ऊपर कुछ न लिखा हो तो भी 6% इंटरेस्ट देते हैं, ये याद करना। बराबर, मतलब ये 50,000 पे 6% गिनेंगे। तो यहाँ पर ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ कि भाई 50,000 की लोन है, उस पर 6% मतलब 6/100 करेंगे, मल्टीप्लाई 6/100। लेकिन और एक चीज़ है कि यहाँ पर मंथ भी दिए हुए हैं, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वही तो एडजस्टमेंट है कि फ्रॉम 1/7/16 कि लोन कब ली थी 1/7 से, तो अगर 1/7 से ली थी तो इंटरेस्ट भी उतने ही महीनों का होगा ना। अब 1/7 से लेकर ये मार्च एंडिंग तक अगर गिने ना, जब हम लिख रहे हैं मार्च एंडिंग, तो 7th मतलब जुलाई मंथ होता है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, तो टोटल 9 मंथ हुए। मतलब इस पे जो हमें ब्याज गिनना है वो कितना गिनना है पता है, 9 महीने का गिनना है, 9 मंथ का इंटरेस्ट हमें गिनना है। ठीक है, ये ध्यान देना, मंथ अगर हो तो वो खास ध्यान देना, खाली इसके 6% मत निकाल देना। खाली 6% निकाले मतलब तो वो पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया, पूरे साल का नहीं देना है, 9 महीने का देना है। तो अगर 9 मंथ का गिनना है तो इस पे करेंगे मल्टीप्लाई 9/12। क्या करेंगे उसे, मल्टीप्लाई 9/12 करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। बरोबर, तो अगर 9 महीने का है तो 9/12, 3 महीने का होता है तो 3/12, ये तो हमने पहले भी कैलकुलेशन देखी थी। अब कैलकुलेशन करो, 50,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 9/12, तो इसका अगर कैलकुलेशन करें ना तो वो कुछ होता है 2250, 2250 रुपीज़, इतना हमें ब्याज देना है। तो वो यहाँ पर लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन 2250 रुपीज़। बराबर, कितना ब्याज देंगे हम लोग, 2250। समझ आई बात है, ये कैलकुलेशन याद रखना हमेशा। लोन में पहले पूरी लोन यहाँ पे लिख देते हैं, फिर उसके नीचे उसका इंटरेस्ट काउंट करके लिखेंगे और इस इंटरेस्ट की दूसरी एंट्री करेंगे। ये हिडन एडजस्टमेंट है तो उसकी 2 एंट्री चाहिए, इसकी दूसरी एंट्री कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इंटरेस्ट ब्याज देना वो हमारा एक तरह का एक्सपेंस ही है ना, बरोबर ना। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन वो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड पे हम लोग लिखें कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 2250 रुपीज़। बरोबर, ये लोन इंटरेस्ट हो गया ना। ये 3 एंट्रीज हुई, एक पूरी एंट्री, एक यहाँ पे इंटरेस्ट और एक यहाँ पे इंटरेस्ट। अब कोई भी सन में लोन लिखना हो ना, कोई भी क्वेश्चन में अगर लोन लिखना हो तो ऐसे ही लिखना 3 जगह पर, आई ना बात ध्यान। ठीक है, अब लोन अगर हमने लिख दिया तो उसके बाद देखें तो उसके बाद दिया हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड 400 का। डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब मिले हैं, ये इनकम है। तो इनकम है तो कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। जो कुछ भी मिल रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे, बरोबर ना। डिस्काउंट रिसीव्ड 400 की ये इनकम, तो यहाँ पे लिख दें कि डिस्काउंट रिसीव्ड 400। एक चीज़ याद रखो, क्वेश्चन जो है वो एक माइंड में रखना है ये, ठीक है ना। कितने स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, आपको भी बता रहा हूँ, कोई कहते हैं कि जो कुछ चीज़ मिल रही है उसे तो जनरली यहाँ पे लिखते हैं एसेट में, जो चीज़ मिल रही है, और ये भी रिसीव्ड डिस्काउंट मिला वो यहाँ पे हमने क्यों लिखा। तो एक डिफरेंस समझो, जो चीज़ मिल चुकी है ना, मिल चुकी, तो वो यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। लेकिन जो चीज़ मिलना बाकी है वो यहाँ पे लिखते हैं। ये बैलेंस मतलब जो जो चीज़ें बाकी है ना वो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, बरोबर। अगर ऐसा होता है जैसे ये कमीशन थी, पहले कमीशन मिल चुकी है 2500 रुपये, वो यहाँ पे, जो 500 रुपये मिलना बाकी है वो यहाँ पे लिखे हमने 500 रुपये। अगर यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड में ऐसा लिखा होता है ना कि रिसीव्ड बाकी है, रिसीवेबल है, रिसीव्ड नहीं, रिसीव्ड मतलब मिल चुके, रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, बराबर। ये चीज़ समझना। तो ये डिस्काउंट की एंट्री हो गई। उसके बाद क्रेडिटर है 25,000 के। क्रेडिटर मतलब क्या, क्रेडिटर मतलब वो कि जिनसे हमने परचेज किए हैं, जिनसे हमने कुछ सामान खरीदा है, वो क्रेडिटर, बराबर। तो जिससे भी सामान खरीदा है मतलब उसको पैसे चुकाने हैं, तो जिनको चुकाने हैं वो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग,
ठीक है ना, वो लायबिलिटी हुई, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, डेप्टर्स जो होता है ना वो एसेट में लिखते हैं, उनसे पैसे लेने हैं डेप्टर से, क्रेडिटर को पैसे देने हैं, वो यहाँ लायबिलिटी में। तो क्रेडिटर 25,000 के हैं तो यहाँ लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर्स 25,000 रुपीज़। ठीक है, ये क्रेडिटर्स हो गए इसके। अब क्रेडिटर्स के बाद है कमीशन 2500, वो कमीशन की एंट्री तो कर दी थी, पहले हो चुका था वो हमारा। कमीशन के बाद बिल्स पेएबल 5,000 रुपीज़, पेएबल, बिल्स पेएबल मैंने यहाँ पे भी बताया था, बिल रिसीवेबल यहाँ पे लिखते हैं, रिसीवेबल वो मिलना बाकी है, ये पेएबल मतलब के पे करना बाकी है, तो जो भी पे करना बाकी है मीन्स लायबिलिटी हुई हमारी, वो लायबिलिटी में लिखते हैं। तो बिल्स पेएबल 5,000 रुपीज़, तो वो यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेएबल, वो लिखेंगे 5,000 रुपीज़, बराबर। ये बिल्स पेएबल हो गया। और उसके बाद है ट्रेडिंग अकाउंट 97,250, ये ट्रेडिंग अकाउंट, जो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया नहीं, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके जो आखिरी में बैलेंस आता है ना, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, वो दिया हुआ है। अब ये क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है ना, मतलब ये ग्रोस प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है तो ये प्रॉफिट हुआ, अगर डेबिट में होता तो ये लॉस होता। ये जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, डेबिट क्रेडिट जो भी रूल्स बता रहा हूँ, इन सबको माइंड में रखना, खाली बोलने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये समझना है ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ये पहला सम है जो इतना डिटेल में एक एक एंट्री बता रहा हूँ। बाकी आगे के सम होंगे तो सीधा ही बताऊंगा, ये चीज़ यहाँ लिखो, ये चीज़ वहाँ लिखो, वो डायरेक्ट होंगे, बराबर ना। पहला क्वेश्चन है जो इतना डिटेल में इतना लॉन्ग वीडियो में समझा रहा हूँ आपको, समझना है इसे भाई। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे है मतलब फ़ायदा है, ये ग्रोस प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऊपर जो एक लाइन छोड़ी वहाँ पर लिखते हैं ये ग्रोस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट का। तो 97,250 वो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग ग्रोस प्रॉफिट करके लिखेंगे, ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट उसमें कितना है, तो वो है 97,250 रुपीज़, बराबर। ये हुआ ना। तो देखो अब हमारा जो है वो सब एंट्री कंप्लीट हो गई, ट्रायल बैलेंस में भी सब लिख दिया और एडजस्टमेंट में भी सब लिख दिया, सभी लिख दिया ना हमने। अब सब लिख दिए तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे इनकी क्लोजिंग। अब एक एक करके क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करेंगे, तो इसमें जो भी बचेगा उसे यहाँ लेके आएंगे अप्रोप्रिएशन में, ये फिर क्लोज करेंगे, इसमें जो भी बचेगा वो यहाँ लेके आएंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे और इसमें जो भी बचेगा वो यहाँ पे लेके आएंगे, और आखिरी में चेक करेंगे इन दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए, तो हमारा ये पूरा सम करेक्ट है, बराबर। तो अब एक एक करके क्लोज करें ना, समझे ना कि इनमें क्या क्या दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम लोग क्लोज करें तो वो क्लोज कैसे करते हैं भाई, चेक करते हैं कि भाई डेबिट और क्रेडिट में किस साइड का टोटल ज़्यादा है। भाई आपकी बुक में भी ध्यान देना, अगर यहाँ छोटी हैंड राइटिंग हो तो बुक में एक बार देखना कि भाई उसमें देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा दिखाई दे रहा है, भाई यहाँ पर 97,000 है, इस साइड का टोटल ज़्यादा है। तो अगर इस साइड का टोटल करें ना तो भाई यहाँ पर सबसे पहले इसका टोटल कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 97,3 और ये 650, मतलब कि हो जाएगा 1,650, 1,650 रुपीज़। ये यहाँ पर क्रेडिट का टोटल आ गया। अब यहाँ पर जो टोटल आया वही टोटल पहले यहाँ पर भी लिख देते हैं, 1,650 वही टोटल यहाँ पर भी, और इसमें से फिर ये सब अमाउंट हम लोग माइनस करेंगे, बराबर। इनमें से ये सब अमाउंट माइनस करेंगे। अब 1 लाख में से अगर ये सब माइनस करें ना, तो मैंने माइनस करके देखा था, वो आया 68,750 रुपीज़। कितना आया 68,750, और ये कहलाया हमारा नेट प्रॉफिट, ये हमारा नेट प्रॉफिट कहलाया। कि देखो यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो मतलब प्रॉफिट है, बराबर ना। इस साइड का टोटल ज़्यादा मतलब ये इनकम ज़्यादा थी हमारी, तो इस साइड प्रॉफिट बचा। अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा होता और यहाँ पे कुछ बचता तो वो लॉस होता हमारा, बराबर ना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ का ये प्रॉफिट हुआ हमारा 68,750। अब इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, तो इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ अप्रोप्रिएशन में। और कैसे ट्रांसफ़र करते हैं भाई, यहाँ डेबिट में आया ना, ये डेबिट साइड पे लिखा ना, तो वो लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, उसे ट्रांसफ़र क्रेडिट में करेंगे।
अगर ये क्रेडिट में होता ना तो उसे ट्रांसफ़र करते यहाँ पे डेबिट में, बराबर। तो वो जो डेबिट में है तो उसे यहाँ क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे, ये ध्यान देना। तो देखो ये डेबिट की चीज़ यहाँ पर लेकर आए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट, जो ऊपर एक लाइन छोड़ते हैं ना सब में, वो इसके लिए ही छोड़ी जाती है कि यहाँ स्टार्टिंग में लिखेंगे नेट प्रॉफिट, उसमें लिखेंगे 68,750, ये हो गया। अब अप्रोप्रिएशन को क्लोज करेंगे, इसमें तो ये एक ही एंट्री है, उसे अब हम लोग सही तरह से क्लोज करें। तो क्लोजिंग ऐसे करेंगे कि पहले क्रेडिट का टोटल, पहले इस साइड का टोटल करें। तो भाई यहाँ पर अगर टोटल कर दें, इस साइड ही अमाउंट ज़्यादा है ना, इसमें तो 9,000 ही है सिर्फ, तो यहाँ का टोटल वही आया 68,750। फिर वही टोटल यहाँ पर भी लिख देते हैं लास्ट में 68,750, और इसमें से ये माइनस करेंगे, ये 9,000 माइनस। तो अगर इसमें से ये माइनस करें तो 68 में से 9 जाएगा, वो बचेगा 59,750, 59,750। और ये जो बचा ना, ये होता है डिविजिबल प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट होता है जो यहाँ से लेकर आए। अब यहाँ पे है डिविजिबल प्रॉफिट, जो दोनों पार्टनर को डिवाइड करना है, दोनों पार्टनर को बांटना है। ये 59 जो प्रॉफिट बचा ना, वो अब दोनों पार्टनर को बांट देंगे हम लोग, बराबर। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, और यहाँ पर ब्रह्मा और विष्णु उन दोनों को बांटेंगे, वो यहाँ पर लिखा जाता है। फिर ये टोटल 59, बराबर। आप बराबर लिखना लाइंस में कि ये जो लाइन करते हैं उसके बाहर ये 59,000, और ये 59 इन दोनों को बांटेंगे कैसे, तो वो बांटेंगे रेशियो में। आपको देखो सम के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है 3:2 में बांटना है, तो वैसे बांटेंगे ना। अगर रेशियो ना होता ना तो इक्वली बांट देते, इसका आधा आधा दोनों को दे देते, फिर जितना बचा वो। लेकिन रेशियो है तो रेशियो में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं रेशियो में, ये फर्स्ट चैप्टर में देखा था ना, बराबर ना। मतलब यहाँ पे रफ वर्क खाली बता रहा हूँ कि अगर 59,750 है, वो अगर ब्रह्मा को देना है तो ब्रह्मा का रेशियो 3 है, तो उसको 3 और अपॉन में दोनों का टोटल 5, 3:2, तो 3 और 2 5। 59,750 मल्टीप्लाई 3/5 वो ब्रह्मा को मिलेगा, और वैसे ही 59,750 मल्टीप्लाई 2/5 करें, 2 रेशियो विष्णु का है, वो 2 रेशियो और अपॉन में टोटल 5, वो 2/5 वो विष्णु को मिलेगा, बराबर ना। ऐसे ब्रह्मा और विष्णु दोनों को ये प्रॉफिट बांटेंगे ना। तो इनके हिसाब से, किसके हिसाब से अगर दें, तो ब्रह्मा को मिल जाएगा 35,850 रुपीज़, बराबर ना। 59,750 को 3/5 करें तो 35,850 वो उसको मिल जाएगा, और बाकी का 23,900 वो विष्णु को मिलेगा। उसको 2/5 से मल्टीप्लाई करो तो वो बाकी का विष्णु को मिलेगा वहाँ पर, बराबर। तो ये प्रॉफिट डिवाइड हो गया ना दोनों को, ये डिविजिबल प्रॉफिट हुआ ना, बराबर ना। ये मैंने रफ वर्क किया था, यहाँ नहीं लिखना है। तो ये प्रॉफिट हो गया, 59,750 दोनों को मिल गया। अब ये जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट अब आगे क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को अब आगे यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। ये क्लोज करके यहाँ ट्रांसफ़र किया था, अब इसको ये क्लोज किया डिविजिबल प्रॉफिट, वो यहाँ पर देंगे। वो भी वैसे ही कि ये डेबिट में लिखा है तो उसे ले जाएंगे यहाँ पर क्रेडिट में, ठीक है ना, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसे भले यहाँ पर लिखें नीचे कि यहाँ लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, कि डिविजिबल प्रॉफिट में ब्रह्मा को आया 35,850 रुपीज़, बराबर, और विष्णु को आया 23,900 रुपीज़, ठीक है। ये ब्रह्मा और विष्णु दोनों को आ गया ना, बराबर। ध्यान देना, ये हैंडराइटिंग छोटी है, मैं इसलिए बोल रहा था बुक में लिखते जाना। अब यहाँ जो हो गया ना, अब क्या करेंगे, अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, उसे वहाँ ले जाएंगे फिर। तो कैपिटल अकाउंट कैसे क्लोज करें, तो उसमें ब्रह्मा विष्णु एक एक करके क्लोज करेंगे। पहले ब्रह्मा के बारे में अगर क्लोज करें तो उसमें देखते हैं कि भाई यहाँ क्रेडिट में टोटल ज़्यादा है, तो उसे भी यहाँ का यहाँ पे प्लस करेंगे। सेम जैसे इसमें क्लोज किया वैसे ही, कि पहले ब्रह्मा में देखें भाई, अगर इस साइड का हम लोग टोटल करें ना, तो इस साइड का टोटल आ जाएगा कुछ ये 60 एंड 35, तो 95,850। वही टोटल यहाँ पर भी लिखेंगे 95,850, बराबर, और उसमें से ये 5,000 माइनस करेंगे।
तो 95 में से 5000 माइनस करें तो यहाँ पर बचेगा फिर 90,850 रुपीज़। और इसे इसे यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, CF बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कि ये बैलेंस वो यहाँ कैरी फॉरवर्ड करना है हमें, बराबर ना। 90,850 वो वहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे ब्रह्मा का। अब विष्णु का भी क्लोजिंग करें तो इसमें अगर हम लोग क्लोजिंग करें ना तो इस साइड का टोटल आ जाएगा यहाँ पर, ये 900 है एंड यहाँ पर 9 एंड 3 12, 6 एंड 7 72,900, यहाँ पर आएगा 72,900। वही टोटल यहाँ पर भी करेंगे 72,900, और 72 में से 5 माइनस करेंगे, 72 में से 5 माइनस तो कुछ बचेगा 67,900। ये 67,900 वो विष्णु का प्रॉफिट आया, उसका कैपिटल मतलब इतना बचा, बराबर। और अब ये जो दोनों का कैपिटल बचा वो कैपिटल ट्रांसफर करेंगे यहाँ कैपिटल अकाउंट में, जो ऊपर हमने लाइन छोड़ी थी उसमें। तो यहाँ कैपिटल जो है ना उसमें लिखेंगे दोनों का, ब्रह्मा और विष्णु का, कि ब्रह्मा का आया 90,850, 90,850, और विष्णु का आया 67,900, 67,900। उसका टोटल फिर बाहर लिखेंगे ना, बराबर ना। तो इन दोनों का टोटल लिखें कि भाई टोटल कैपिटल हमारे पास कितना है, तो टोटल कैपिटल हो जाएगा कुछ हमारे पास 1,58,750। कितना हो जाएगा 1,58,750 इन दोनों का टोटल, बराबर। और अब फाइनली यहाँ पे इन दोनों का पूरा टोटल करेंगे और ये दोनों का टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए तो ये पूरी कैलकुलेशन सही हुई हमारी। अगर यहाँ इक्वल नहीं आया है मतलब सम में कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की होगी। अगर इसका टोटल आ गया ना मतलब कंप्लीट सम कंप्लीट, आपके 11 मार्क पूरे। यहाँ अगर नहीं आया टोटल मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, उस मिस्टेक्स के मार्क्स कटेंगे, है ना, एंट्री के मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल करूँ तो इनका टोटल आ रहा था कुछ 2,44,000 रुपीज़, मैंने टोटल किया था पहले। और यहाँ पे और इस साइड का भी टोटल आया 2,44,000, दोनों साइड का टोटल सेम। तो मतलब हमारा सम ये पूरा करेक्ट है, बराबर ना। ये जो है वो करेक्ट क्वेश्चन हुआ हमारा। तो कैसे सम करना है समझ में आया ना, कौन सी एंट्री कैसे करनी है, एडजस्टमेंट कैसे करने हैं, ध्यान आ रहा है ना। ये पहला सम था इसलिए थोड़ा लॉन्ग हुआ और डिटेल में आपने समझा। अब आगे के सम हम थोड़ा स्पीड में रखेंगे, ठीक है। तो अच्छी तरह से ये सम ध्यान से करना, बुक में एक बार देख लेना। और इसके रिलेटेड सेम है ना हमारा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल होगा ऐसा ही क्वेश्चन, सेम एंट्रीज होती है खाली नाम उसमें बदले हुए होते हैं। ये जो एडजस्टमेंट की है सेम एडजस्टमेंट उसमें भी है। तो वो एक एग्जाम्पल भी अब अगर बुक में कर लो आप लोग तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। हर सम का सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, और एग्जाम में बात करें ना तो एग्जाम में भी ये एग्जाम्पल और ये क्वेश्चंस इन्हीं में से ही पूछा जाता है। एग्जाम में तो नाम भी नहीं बदलते, सेम टू सेम पूछते हैं आपको। ये फाइनल अकाउंट 11 मार्क का, तो आप जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है वही अच्छी तरह से याद कर लो ना, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो ना उसकी। तो ये मैंने सम किया ना, इसके रिलेटेड पहला एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल पूरा अच्छी तरह से देख लो आप लोग, ठीक है। तो सेम टू सेम प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो अब जो इसके बाद के सम्स हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।